नमस्कार, ताल ठोक के देखें आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। सवाल आज ये कि क्या कांग्रेस हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कर रही है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कई दिन से दावा कर रहे हैं कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। आज उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। आज उन्होंने कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हम पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कोई राजनीतिक कबड्डी खेल रहे हैं जिसमें दूसरे पाले के खिलाड़ी को इस पार आना होता है और सिर्फ छूकर वापस भाग जाना होता है? आज की बहस शुरू करते हुए हम अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि आपका दफ्तर, आपके बच्चे का स्कूल, कोई अस्पताल, कोई बैंक या कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान अपने कामकाजी दिन में 5 मिनट या 10 मिनट के लिए खुलकर बंद हो जाए? कम से कम मुझे ऐसा कोई वाकया याद नहीं आता। आपको याद आए या पता हो तो इस कार्यक्रम के दौरान आप ट्वीट करके मुझे बताइएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में एक दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 10 मिनट के लिए चली। टेलीविजन पर संसद का सीधा प्रसारण होता है। हर रोज हम देखते हैं कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में चेयरमैन को सदस्यों को चुप कराना पड़ता है। इसके बावजूद सदस्य वेल में आते, नारेबाजी करते और सदन से बाहर निकलते। देश के राष्ट्रपति तक ने इस परिस्थिति के लिए विपक्ष की और सरकार की जमकर क्लास ली और कहा कि आप बहुमत की आवाज को दबा रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि अध्यक्ष के पास सदन की कार्यवाही स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प न बचे। यह अजीब बात है कि जिस विपक्ष पर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सदन को बाधित करने का आरोप लगाता है, उसी विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी पार्टी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया। संसद के 19 दिन शोर में गुजर गए। जब भी हंगामा हुआ, ज्यादातर मामलों में विपक्ष के सदस्य वेल में आए, वॉकआउट किया। तो क्या यह माना जाए कि नोटबंदी पर डैमेज कंट्रोल करते हुए अब कांग्रेस वाकई बहस से भाग रही है? क्या यह माना जाए कि सिर्फ संसद में ही सच बोलने की राहुल गांधी की जिद दरअसल टाइम पास करने की कांग्रेस की एक चाल है? राहुल गांधी की भूकंप थ्योरी, सदन को संभाल पाने की सरकार की जिम्मेदारी और इन सब के बीच संसद में आपके यानी इस देश की आम जनता के पैसे की बर्बादी, इन्हीं मुद्दों पर आज की बहस ताल ठोक की। उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैं लोकसभा में रखना चाहता हूं। झूठे आरोप लगाना उनकी आदत हो गया है। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। राहुल जी से जिस दिन पीएम डरने लगेंगे, ये तो सबसे बड़ा मजाक है। I want to say it in the Lok Sabha. I am a member of Parliament. I have been chosen by the people of India. मुझे हिंदुस्तान अमेठी के लोगों ने चुना है। मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं। मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। झूठ बोलना उनकी फितरत हो गया है। झूठे आरोप लगाना उनकी आदत हो गया है। संसद में जरूर बोले, हम सुनने को तैयार हैं। हमारा जवाब भी सुनने को तैयार है राहुल गांधी। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। अजीब अजीब एलिगेशंस लेके आते हैं। अब सवाल उन्होंने उठाई है, अब देखिए जवाब भी वही देंगे, क्योंकि पीएम साहब को या सरकार पक्ष से किसी को कुछ कहने का मौका तो नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, जितना वो बोले हमारे लिए अच्छा है। Let him raise the issue and let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. कोई बात होगी इसलिए उन्होंने बात रखी है, लेकिन सत्ता अब मेरे ख्याल से 2 दिन बाकी है। तो अगर सदन को चलने दे सत्ता पक्ष तो अपनी बात रख दें, उनको बात रखने का मौका देना चाहिए। अगर हकीकत होती जो वो कह रहे हैं तो इतनी देर तक राहुल जी चुप नहीं रहते। मुझे लगता है अगर उनके पास कोई भी जानकारी होती तो अभी तक वो सार्वजनिक इसको कर दिए होते।
ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या हिट एंड रन की सियासत कर रही है कांग्रेस? दूसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि सिर्फ संसद में ही सच बोलना चाहते हैं राहुल गांधी? तीसरा सवाल, क्या राहुल राजनीतिक कबड्डी खेल रहे हैं? चौथा सवाल, संसद के बाहर खुलासा क्यों नहीं करते राहुल गांधी? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या ब्लैक मनी पर राहुल गांधी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और मेरे एक सहयोगी भी आज इस चर्चा में शामिल होंगे। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलसी भी हैं। स्वागत है चरण सिंह सापरा आपका। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी भी हैं। स्वागत है सुधांशु त्रिवेदी आपका भी स्टूडियो में। हितेश शंकर हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो लगातार पिछले करीब 1 दशक से संसद की कार्यवाही को कवर कर रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस पार्टी को भी कवर करते हैं। रवि, आप भी आज के इस कार्यक्रम का हमारे साथ हिस्सा हैं। चरण सिंह सापरा साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि कबड्डी खेल रहे हैं क्या, कि छू के वापस आ जाएंगे और उसी में तय हो जाएगा कि सामने वाला मर गया? नहीं, दरअसल कबड्डी की बात नहीं है। मैं जो समझ रहा हूं और जनता देश की समझ रही है कि राहुल जी कबड्डी नहीं कुश्ती खेलना चाहते हैं, लेकिन सत्ताधारी पक्ष जो है वो कबड्डी खेलने पे मजबूर कर रहा है कि सत्ताधारी पक्ष छुए और निकल जाए। यानी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में न बोले और बाहर जाके जनसभा में बातें करें। आज जब श्री राहुल गांधी जी बोल रहे थे तब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 16 विपक्षी पार्टियां बैठी थी। 16 विपक्षी पार्टियों के नेता साथ में बैठे थे। अगर ये सभी नेता जो चुन करके लोकसभा में आए हैं, ये अगर अपनी बात रखना चाहते हैं लोकसभा में, तो इनको क्यों नहीं रखने दी जाती अपनी बातें? अगर ये डिमोनेटाइजेशन के ऊपर लोगों की पीड़ा बताना चाहते हैं, किसानों की पीड़ा बताना चाहते हैं, लेबर की पीड़ा बताना चाहते हैं, तमाम सारे जो 100 लोग 110 लोग मर गए हैं इस दौरान 36 दिनों में, उनकी पीड़ा बताना चाहते हैं, उनके परिवारों की पीड़ा बताना चाहते हैं, या जो एक घपला हुआ, जो एक बड़ा स्कैम इसमें हो रहा है जिसमें गरीबों के पैसे बैंकों में आए हैं और अमीरों के जो लोन हैं वो राइट ऑफ हो रहे हैं, और ये 8 लाख करोड़ के जो लोन जो उद्योगपतियों ने लिए हैं उसको राइट ऑफ करने का शायद ये षड्यंत्र है। ऐसी तमाम सारी चीजों पे अगर बात करना चाहते हैं विपक्ष के लोग, तो प्रजातंत्र के अंदर पार्लियामेंट हमारा सर्वोत्तम मंदिर है। अगर प्रजातंत्र के अंदर पार्लियामेंट में एमपी नहीं बोलेगा तो फिर आप उसको मजबूर कर रहे हैं बाहर बोलने के लिए। ठीक है। तो ये तो सत्ताधारी पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि पार्लियामेंट चलाना, स्पीकर की जिम्मेवारी होती है कि पार्लियामेंट चलाना, और किस तरह से चलाना ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं तो विपक्ष इसमें कुछ नहीं कर सकता। पहले विपक्ष कह रहा था कि हमको वोट चाहिए, डिबेट के साथ वोट, जेपीसी की इंक्वायरी भी मांग रहे हैं, लेकिन अब तो डिबेट के साथ वोट भी नहीं मांग रहे। मेरे ख्याल से शुक्रवार को यह बात हुई कि केवल चर्चा, डिबेट होनी चाहिए, वोट करनी है या नहीं करनी है ये स्पीकर तय करे। अब वोट की चिंता भी नहीं है तो भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं? इनके पास तो 300 से ज्यादा एमपी है वहां पर पार्लियामेंट। अगर वोट हो भी गया तो भारतीय जनता पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर जेपीसी लगा भी दी तो अधिकतर मेंबर इनके होंगे, इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये खामखा ये लोग कबड्डी खेल रहे हैं, हम तो कुश्ती खेलने के लिए तैयार हैं लोगों के हित में। अब मेरा एक सवाल और है सर, इससे पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाऊं और उम्मीद करूंगा थोड़ा सा छोटा संक्षेप में थोड़ा जवाब देंगे, क्योंकि और भी लोग हैं और समय सबके साथ बांटना पड़ता है मुझे। सर मेरा सवाल यह है, अगर आपके आरोप वही हैं जो हर रोज अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, तो फिर आप संसद के लिए वेट क्यों कर रहे हैं सर? आप भी जनसभा कर दीजिए, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, और अगर वही आरोप है तो सीधे कह दीजिए ना कि हमारे आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं रोज, उनको सुन लो। नहीं, आरोप जो है वो बिल्कुल अलग होंगे, आरोप संगीन हैं, और शायद प्रधानमंत्री जी जानते हैं ये बात, क्योंकि चोर जो होता है उसको पता चल जाता है कि मेरी अब चोरी पकड़ी जाएगी, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब पर्दाफाश होगा। भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी सबको सर्टिफिकेट बांट रही थी,
तमाम सारे व्यापम का घोटाला, पीडीएस का घोटाला, ललित मोदी गेट घोटाला, तमाम सारे घोटाले होने के बाद भी वो सर्टिफिकेट जो दुनिया को बांट रहे थे, आज वो उनके ऊपर वो पारी आने वाली है, इसलिए शायद वो कतरा रहे और सत्ताधारी पक्ष जो है विपक्ष को बोलने नहीं देना चाह रहा, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करके और दिन पास करना। और जो आप कबड्डी वाली बात कर रहे हो वो सिद्ध हो रही है, ठीक तो है सर। कहीं ना कहीं ये जनता के साथ में छलवाड़ हो रहा है। ठीक है सर। सुधांशु त्रिवेदी, बोलने क्यों नहीं देते राहुल गांधी को आप लोग पार्लियामेंट में? एक तरफ आप कहते हैं राहुल गांधी बोलेंगे तो हमें फायदा होगा, दूसरी तरफ आप उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। और अब ये ना कहिएगा कि विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। ये तो आप भी मानेंगे कि जब से विपक्ष ने ये मांग छोड़ी है कि वोटिंग का मामला आप ठीक है खत्म कर दीजिए, वोटिंग के चक्कर में नहीं पड़ते, तब से आप लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, बोलने नहीं देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि बोलने के लिए तो उसको रोका जा सकता है ना जो बोलना चाहता हो, जिसकी पूरी की पूरी फितरत ही ये रही हो कि बोलने की बजाय वो हमेशा इस प्रकार के नाटकीय भाव भंगिमाएं देते रहते हों, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं सापरा साहब को, जब आपकी सरकार थी तब तो राहुल गांधी को बोलने की भी जरूरत नहीं थी, उनकी आंख का इशारा ही काफी था। तो उस जमाने में भी इसी प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अध्यादेश फाड़ने का नाटक किया था। ठीक, उस जमाने में भी याद करिए, एआईसीसी के सेशन में प्रधानमंत्री को खड़े होकर, तत्कालीन प्रधानमंत्री को खड़े होकर आदेशात्मक शैली में कहा था, जी हमें 3 सिलेंडर और चाहिए। वही आप विपक्ष में रह के कर रहे हैं। यानी बहुत साफ है कि आपकी फितरत उचित और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के ऊपर कार्रवाई करने की नहीं होती है, बल्कि आप मीडिया में आकर इस प्रकार की नाटकीय शैलियां प्रस्तुत करते हैं। अब दूसरी बात, अरे भाई बोलने कौन नहीं देता है? राहुल गांधी जी बोलते नहीं हैं, ये तो बात हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदरूनी नेता कह रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस छोड़ के गए, आसाम के हेमंता विश्व शर्मा से लेके उत्तराखंड के हरक सिंह रावत तक, और विजय बहुगुणा से लेके उत्तर प्रदेश की रीता बहुगुणा जोशी तक, और इनके तमिलनाडु के कांग्रेस के अध्यक्ष तक, उन्होंने ये कहा है कि भाई राहुल गांधी बात बोलते ही नहीं, हमसे बात ही नहीं करते थे। वो क्यों तो भाई छोड़ के पार्टी गए, का ये तो अंदरूनी मामला हो, सरकार का मामला हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो, आपने उन सारी जगहों के ऊपर क्या क्या फायदे उनको सत्ता के आपने दिए हैं? सुनिए सप्रा जी, आज हमने कोई ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पर्याप्त समय मिले, सब अपनी अपनी बात रखें, लोगों को समझ में आए। अच्छा लगेगा अगर अच्छी डिबेट होगी। संसद चल नहीं रही है, लोग अच्छी डिबेट देखना चाहते हैं, उनके अंदर भूख है कि वो जाने सरकार क्या कह रही, विपक्ष क्या कह रही। प्लीज इसलिए एक एक करके बात रखें तो पूरी होगी, सबको समझ में भी आएगी। सुधांशु जी, मैं और संक्षेप में बात समाप्त करूंगा कि देखिए, ये तो हुई राहुल गांधी जी की प्रवृत्ति की बात। अब आइए तथ्य की बात। यदि आपके ऊपर कोई ऐसा तथ्य है जिसको कि आप तथा कथित तथ्य का दावा कर रहे हैं, कभी भूकंप आ रहा है और कभी कोई डर रहा है, तो समझ में नहीं आता आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोला। सारा देश का मीडिया आपको देख रहा था, तो उस जमाने में क्यों नहीं बोला। और जहां तक मोदी जी पे निजी आक्रमण की बात है, तो पिछले 12 साल से कांग्रेस ने बहुत किया है मुसलसल, और हर चीज पर वो चारों खाने चित हुए हैं। शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में निजी आक्रमणों को जितना झेलने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12-13 वर्षों में किया है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उतना किसी और नेता के साथ नहीं हुआ। इसलिए ये दोनों आधार के ऊपर राहुल गांधी जी की बात तथ्यहीन, आधारहीन और पूर्णतः नाटकीय प्रतीत होती है। अब इससे पहले मैं सप्रा जी आपसे कमेंट दूं, वापस मैं हितेश शंकर, रवि त्रिपाठी दोनों से जल्दी एक कमेंट लेना चाहता हूं। रवि त्रिपाठी, आप तो लगातार संसद जाते हैं, मैंने अटेंडेंस का आंकड़ा निकाला, राहुल गांधी की 55% अटेंडेंस है, 82% का नेशनल एवरेज है, और खासतौर पर जो यूपी के सांसद हैं उनका 89% के, यानी कि 89% का नेशनल एवरेज है। डिबेट्स 11 में राहुल गांधी ने पार्टिसिपेट किया, यूपी के सांसदों का नेशनल एवरेज 69.5% का है, और नेशनल एवरेज 43.5 का है। अब ये स्थिति में अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि साहब मुझको बोलने नहीं दिया जा रहा, वो तो आज की स्थिति है ना सर। इसके पहले तो किसी ने रोका नहीं होगा उनको कभी भी, तब भी उनका एवरेज इतना कम है, हाजिरी का भी और बोलने का भी। देखिए रोहित, साफ है कि राहुल गांधी संसद में कम आते हैं, ये बात आरोप लगता रहा है। लेकिन अब अगर बात देखें, जब से विपक्ष में है तब से थोड़ी रफ्तार बढ़ी है, कोशिश करते हैं संसद में रहे, चीज़ों को सुने, उस पर बात रखें। ये आरोप, पहले वाले आरोप को खारिज करते हुए देखा जाता है कि अमन होते हैं, दोनों से सुबह भी होते हैं, शाम में भी कई बार आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सीरियसनेस की बात है तो राहुल गांधी को मुद्दा चाहिए। आप जान रहे हैं कि 2-2.5 साल में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं, और साफ तौर पर उनको करप्ट साबित करने की कोशिश करती रही है बीजेपी, तो
कहीं ना कहीं राहुल गांधी वही चीज प्रधानमंत्री के साथ खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाकर अब निकलने की बात है कि सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना कि वो करप्ट है, उनका पर्सनल मुझे पता है और उनके खिलाफ मुझे सबूत भी मेरे पास है। तो ये मुद्दा लेकर चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव है, ये पता है कि संसद नहीं चलने वाला है, कल भी संसद में कुछ नहीं होने वाला है। जो नेताओं से बातचीत हो रही है, न राज्यसभा में कुछ होगा न लोकसभा में होगा, परसों भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में जो संसद वॉश आउट हो रहा है तो इसका ठेकरा अपने ऊपर नहीं रहे और एक ऐसा नया सगुफा छेड़ा जाए जिसके जरिए नया एक नई बहस चले और बाद में आप कहते रहे कि हमारे पास सबूत है, जब भी संसद में आप कहेंगे हम बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सगुफा छोड़ा गया और परसेप्शन की बात है कि हम पर तो जो आरोप है ही, हम आपको भी परसेप्शन में फंसाना चाहते हैं। तो वो खेल खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, चूंकि यूपी चुनाव भी है और पंजाब चुनाव भी है, इसलिए मुझे जो लग रहा है इस तरह का। हितेश शंकर, जल्दी से आपका एक कमेंट। जी, मुझे ये रोहित लगता है कि एक महत्वपूर्ण बहस है, राहुल गांधी की चर्चा करके उसे हल्का ना किया जाए, उसकी गंभीरता खराब ना की जाए। राहुल गांधी की बौखलाहट इस संदर्भ में समझ में आती है कि राजनीति में जो दूसरी पीढ़ी आई वो उनसे आगे निकल गई, चाहे सुप्रिया सुले हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अचानक आए केजरीवाल हो, सब आगे निकल गए। तो राहुल गांधी की एक बौखलाहट समझ में आती है। परंतु उसके साथ ही एक जो बात आई थी, जो सप्रा साहब कह रहे थे, मुझे लगता है वो ज्यादा पत्रकारीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है कि बौखलाहट दूसरे पक्ष में इसलिए कि जो चोर होता है अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अब यहां जो मैं बात बोल रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए ये बौखलाहट है। इसे इस संदर्भ में समझना चाहिए कि आज तक देश में जो रिजर्व बैंक में जो मुद्रा जमा हो रही है वो 13 लाख करोड़ की करीब मुद्रा अब तक जमा हो चुकी है और 31 दिसंबर तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा 20 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। परंतु तब सवाल ये आएगा कि जब नोट ही 14 लाख के जायज और वैध नोट थे तो बाकी 5-6 लाख करोड़ का घोटाला किया किसने? एक ही नंबर के दो नोट अगर थे तो वो छापे किसने, और वो नोट छापे तो कहां पर पहुंचाए गए, किन प्रेसों में छपे? तो मुझे लगता है जो चोर होता है उसकी बौखलाहट सामने आती है। ये बात के कई निहितार्थ हो जाते हैं जो कांग्रेस खुद कह रही है। ठीक है। अब जो अगली स्टोरी मीडिया के लिए आने वाली है वो ये है कि 5-6 लाख करोड़ की जो मुद्रा आने वाली है ये किसके राजकाज में आई, किसकी देखरेख में आई, किन लोगों ने फैसले लिए थे, किन लोगों ने प्रेस का चयन किया था और कितनी मात्रा में नोट छापे गए और उस सैंक्टिटी की कितना ध्यान रखने की बात थी। ये अगली बड़ी स्टोरी है और इसके लिए ठीक है। हितेश शंकर, वापस आऊंगा आपके पास। आप जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़े दिन बाद की चर्चा है। ऐसा लगता है कि भाई वाकई पहले वो आंकड़ा आ जाए सामने, उसके बाद निश्चित तौर पे सवाल पूछा जाएगा कि अगर नोट एक्स्ट्रा थे तो वो कैसे थे, या हिसाब गड़बड़ था या आपने छापने में गड़बड़ियां की हैं। वापस सप्रा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं? ये समय आ गया कांग्रेस पार्टी का, या सच में आपके पास कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। और अगर है तो आप लोग खोल क्यों नहीं देते? आप लोग रोज टीवी पे हैं। अभी 5 बजे आप बैठे हैं, 6 बजे फिर कहीं होंगे, 7 बजे फिर कहीं, 8 बजे फिर कहीं, 9 बजे फिर कहीं। आप सब लोगों को, प्रवक्ताओं को क्यों नहीं दे देते वो डिटेल्स जो संसद में नहीं रख पा रहे? पब्लिक डोमेन में तो आने दीजिए कम से कम। नहीं, देखिए, जब प्रजातंत्र के अंदर मैंने कहा कि पार्लियामेंट जहां पर चुन करके लोगों ने भेजा है वहां पर अगर संसद बोलना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं बोलने देना चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी को यह डर लग रहा है, जिस तरह से अभी हितेश जी ने बताया कि जो ये एक्सेस पैसा आने वाला है वो उनको एक डर लग रहा है। फिर उनके कई पर्दे खुलेंगे कि बिहार में उन्होंने जमीनें कैसे खरीदी बिलो सर्कल रेट, ओडिशा में कैसे खरीदी उन्होंने, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम के अंदर पिछले 6 महीने में $40 बिलियन किस तरह से बाहर चला गया। उन्होंने जो 75,000 US से लेकर के $2.5 लाख US जो स्कीम बना दी थी मोदी जी ने, उसके तहत कई पैसे वालों ने अपना पैसा बाहर भेज दिया। जो अभी पैसा आया है, गरीब लोगों की गाड़ी मेहनत की कमाई जो आई है बैंकों में, उसके सामने 1.14 करोड़ के लोन इन्होंने राइट ऑफ कर दिए हैं। और कितने लाख करोड़ के लोन ये राइट ऑफ करेंगे? 110 लोगों की मृत्यु हो गई है, इन्होंने एक शोक प्रस्ताव नहीं लाया, इन्होंने कोई कॉम्पेंसेशन नहीं अनाउंस किया। इन्होंने बुरान, देखिए सुनिए, बुरान वानी के भाई के लिए कॉम्पेंसेशन अनाउंस हो गया जम्मू कश्मीर में, इनकी सरकार ने किया है। लेकिन यहां पर जो 110 मरे हैं उनके लिए कोई कॉम्पेंसेशन नहीं अनाउंस हुआ है। तो ये तमाम सारी बातें जो है ये बहुत संगीन बातें हैं। मिक्स कर रहे हैं सर, पूरी इकोनॉमी नीचे आई है। मिक्स कर रहे हैं सर। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभी मैं इकोनॉमी मेरे पास निजी आरोप हैं, ये राहुल गांधी ने कहा सर।
बीजेपी कहती है उनके पास राहुल गांधी के परिवार के खिलाफ चीजें हैं, आप कहते हैं हमारे पास प्रधानमंत्री के खिलाफ चीजें हैं। सर ना वो आप पे कार्रवाई कर रहे हैं, ना आप उनके खिलाफ पब्लिक डोमेन में कोई चीज रख रहे हैं, तो फिर हम कुश्ती भी समझेंगे तो नूरा कुश्ती समझेंगे सर, जिसमें आप भी लहरा देंगे बच्चे की कॉपी और कह देंगे मेरे पास 370 पन्ने के सबूत हैं, और सबूत दिखाएंगे नहीं कभी भी। नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सबूत दिखाने के लिए तैयार है। अगर पार्लियामेंट के अंदर बचे हुए 2 दिन में इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया तो निश्चित रूप से हम भी जनसभा में जाकर के इनका पूरा पर्दाफाश करेंगे, ये बात खुली है। लेकिन जब तक पार्लियामेंट का अवसर है, पार्लियामेंट में बोलने का अवसर है, तो हमको पार्लियामेंट में बोलना है। जब संसद में नहीं बोलेंगे तो लोकसभा में नहीं बोलेंगे, तो हम भी जनसभा में जाकर के बोलेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने लोगों का विश्वास है उससे छिलवाट की है, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, पूरे देश की इकोनॉमी को गिरा दिया है। आज कोई भी ना तो एग्रीकल्चर का बिजनेस चल रहा है, ना कोई इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ना कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सारे देश की इकोनॉमी नीचे की तरफ गिर रही है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खुद का पैसा निकालने के लिए 2000 रुपए के लिए 6-6 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एटीएम में पैसे नहीं है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि नाटकीय ढंग की बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं सर कि गिरगिट के जैसे तो प्रधानमंत्री रंग बदलते हैं सर, और क्रोकोडाइल के जैसे तो उनके आंसू गिरते हैं। जितनी आसानी से प्रधानमंत्री के आंखों से आंसू आते हैं, उतनी आसानी से एटीएम से पैसे अगर गिरने लग जाए तो लोगों की जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। आपको एक आंकड़ा बताता हूं सर, आप दोनों लोगों को ध्यान से सुनिएगा सर। अब तक पार्लियामेंट को शीत सत्र में नहीं चलने की वजह से लगभग 211 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हुआ है सर। अगर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता सर तो देश भर में साल भर के लिए सेटअप करके मेंटेन किए जा सकते थे 1407 एटीएम सर। अगर लोगों को चेक से निकालने की छूट के तहत भी जाते 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति की सर, तो कम से कम 87,917 लोग 24,000 रुपए निकाल सकते थे सर, लेकिन आप लोगों ने वो 200 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। अगर करंट अकाउंट वाले लोग जाते सर, 42,000 लोग 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते थे। ये 200 करोड़ रुपए अगर आप लोगों ने बर्बाद नहीं कर दिए होते सर। शादियों के लिए 2.5 लाख रुपए की छूट दी है सर। घर में काम के लिए 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं ऐसे समय में जब बड़ा इवेंट हो रहा हो, कोई शादी जैसा। तो कम से कम सर 8,500 लोग, 8,500 परिवार इन 200 करोड़ रुपए में से पैसा निकाल सकते थे अपने घर में शादी के लिए, फंक्शन के लिए, इवेंट के लिए। कम से कम 1,758 एटीएम में 12-12 लाख रुपए आ जाते सर, अगर ये 200 करोड़ रुपए आप लोगों ने बर्बाद ना कर दिए होते। तो ये परिस्थिति है सर। 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति की छूट है एटीएम से निकालने की। कम से कम 8.5 लाख लोग थे सर जो एटीएम से 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति निकाल पाते। ये 200 करोड़ रुपए जो बर्बाद कर दिए पार्लियामेंट के नाम पे आप लोगों ने, वो सिस्टम में आ गए होते। सुधांशु त्रिवेदी, और इसकी जिम्मेदारी केवल विपक्ष की नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, इसकी जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सदन चलाना यह सत्ता पक्ष का काम होता है सर। विपक्ष तो वही करता है जो वो कर रहा। जब आप विपक्ष में थे आप भी करते थे। देखिए, आपने एक बात कही रोहित जी, तो मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाहता हूं, यह सच है कि जो दल बड़ा होता है उसका दायित्व बड़ा होता है, सत्ताधारी दल का दायित्व अधिक होता है। परंतु हम जब विपक्ष में थे तब भी हम किस बात पे संसद रोकते थे? 2G का घोटाला हो, CWG का हो, कोल का हो, हम कहते थे इस पर बहस करिए, ये कहते थे बहस नहीं करेंगे। याद करिए जुलाई 2011 में मानसून का पूरा सत्र चला गया था इस मुद्दे पे कि जेपीसी गठित होनी चाहिए 2G पे। आखिर में जब न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ तो गठित हुई। याद करिए 2012-13 में पूरा का पूरा एक सत्र चला गया पवन बंसल जी और अश्विनी कुमार जी के इस्तीफे पे। इन्होंने नहीं माना, आखिर में न्यायालय के हस्तक्षेप पे माना। तो हमने जिन कारणों को उठाया था तो वो बातें तो बाद में न्यायालय के द्वारा सत्य सिद्ध हुई। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अभी सापरा साहब जो बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी जो बोले थे, दोनों में एक विरोधाभास आपको नहीं दिख रहा है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं मेरे पास व्यक्तिगत आरोप हैं मोदी जी के लिए। सापरा साहब अभी व्यापक नोटबंदी के भिन्न भिन्न पहलुओं में बात कर रहे हैं। तो पहले कांग्रेस ये तय कर ले कि वो आरोप लगाकर किस विषय पे बात करनी चाहती है, नोटबंदी के व्यापक विषय पे या किसी व्यक्तिगत विषय पे, जो इनके अंदर विरोधाभास दिख रहा है। दूसरी बात, बहुत देखिए उन्होंने चालाकी से काम किया है। अब सत्र में 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे जी हम तो सेशन में बोलने के लिए कहे थे और जब अगला सत्र आएगा तब तक बोलेंगे। तो 1-1.5 महीने के लिए आपने अपना शांति कर ली, जिसे कहते हैं केवल एक सनसनी पैदा कर ली और अपना काम पूरा कर लिया। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, सुनिए एक बात,
जब आपने तथ्य रखा था सापरा जी, तो मैं एक और तथ्य रखना चाहता हूं। सन 2004 में बड़ी डिनोमिनेशन यानी 500 और 1000 के नोटों का प्रतिशत क्या था? 36%। और 2014 में 86% हो गया। ये 10 साल में 2.5 गुने ये बड़ी डिनोमिनेशन के नोट क्यों बढ़े? ये किसने बढ़वाए? किन उद्देश्यों के तहत बढ़वाए गए? ये सारी बात भी विचार का विषय होगा। और एक बात अंत में कहना चाहूंगा, भाई राहुल गांधी जी इससे पहले जो दावे किए हैं सब तो गलत साबित हुए। न्यायालय में नेशनल हेराल्ड केस में आपने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। आज हकीकत यह है कि वो नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में 50,000 रुपए के मुचलके पे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाने के मामले में उन्होंने जो कुछ कहा, न्यायालय ने यह कहा कि या तो वो माफी मांगे या प्रोसीडिंग पेश करें। तो अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सप्रा साहब। न्यायालय के धरातल पर पूरी तरीके से आधार और गलत सिद्ध हुआ है। ठीक है सप्रा जी, सुनिए सप्रा जी, महाराष्ट्र के सप्रा जी आपका वक्त अब शुरू हुआ, अब शुरू से बोलिए। सप्रा जी आपका समय अब शुरू, अब शुरू से बोलिए। आप ओवरलैप कर रहे थे, आपकी बात समझ में नहीं आ रही थी किसी को। शुरू से बोलिए जो आप कह रहे थे। अब चरण सिंह साहब, मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, आप ये भी हिसाब दें कि पिछला क्वार्टर जो सितंबर में खत्म हुआ है, सारे बैंकों में डिपॉजिट क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों को पता था कि डिमोनेटाइजेशन आने वाला है इसलिए वो डिपॉजिट बढ़ा है? ये बड़े उद्योगपतियों ने LRS स्कीम में जो बाहर पैसे भेजे, क्यों भेजे? उससे सरकार को नुकसान नहीं हुआ क्या? जो आपने फेयर एंड लवली स्कीम निकाली थी 45% की छूट दे करके, IDS स्कीम, वो क्यों निकाली? फिर आपने 50% की स्कीम निकाली। काले पैसे को सफेद करने का धंधा तो खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार खुद ही कर रही है। तो आप कौन सा काला पैसा पकड़ने जा रहे हैं? आप तो गरीबों का पैसा जो है उससे सूट बूट वाले लोगों को किस तरह से मदद हो जाए ये करने के लिए जा रहे हैं। ये करेंसी की क्रांति जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है ना, ये करेंसी की क्रांति में नोट पे चोट देकर आप वोट लेना चाहते थे। अब वो वोट आपको मिलने नहीं वाला है, क्योंकि आपका पर्दाफाश करेंगे राहुल गांधी जी कल या परसों। वो व्यक्तिगत आरोप हैं या डिमोनेटाइजेशन के आरोप हैं, ये राहुल गांधी जी खुद बताएंगे। मेरे पास में जो पता है वो मैं बता रहा हूं। तो आपका चंद दिनों में पर्दाफाश होने वाला है, आप उसकी तैयारी रखिए। अच्छा। जितना आप दुनिया को बेवकूफ बना चुके हैं उसके आगे कोई अभी बेवकूफ बनने वाला नहीं है। तो ये सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो गई है। कल भूकंप तो नहीं आएगा? मैं जवाब देना चाहता हूं। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। ठीक है रवि त्रिपाठी। सुधांशु जी, इससे पहले मैं रवि से जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं। रवि त्रिपाठी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है साहब, हम उसी में अपनी बात रखेंगे। रवि, आपको याद होगा संसद का सबसे बड़ा कांड था कैश फॉर वोट का स्टिंग ऑपरेशन। उसकी सीडी को संसद की दहलीज नहीं देखने दी कांग्रेस पार्टी ने। तब भूल गए थे कि लोकतंत्र का मंदिर होती है संसद। वो सीडी वहां चला देनी चाहिए थी, वहां सबके सामने रखते, सबके सामने सच आता, सबको पता लगता कि क्या कर रहे थे सांसद और क्या चीजें हो रही थी। बिल्कुल रोहित, ये सवाल हमेशा उठेगा क्योंकि 10 साल कांग्रेस सरकार में सत्ता में रही है लगातार अभी, और इससे पहले भी। तो तमाम ऐसे मामले हैं कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी भी इस सत्र में आप देखें तो शुरू से लोकसभा में आपने नियम 56 का हवाला दिया कि नियम 56 के तहत चर्चा होगी तभी हम चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर आप थोड़ा सा शिफ्ट हुए 184 पे आए कि 184 यानी वोटिंग होगी तभी हम चर्चा करेंगे। तब भी आपकी बात उस पर सरकार बात बन रही थी। फिर लगा कि सरकार को कि आप अपनी बात रख रहे हैं। राज्यसभा में जिस दिन प्रधानमंत्री मौजूद थे सब लोगों ने अपनी बात रखी, ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, सरकार के लोगों ने कहा भी। तब भी उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं माने विपक्ष के लोग, बातचीत वहां नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ी कई मामलों पे, लेकिन विपक्ष ने कहीं नहीं कहीं उनको, सरकार को लगता है कि उनकी तरफ धोखा हुआ है। और राहुल गांधी अब यहाँ सदन में बोल के चले जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, फिर से ये वॉकआउट करके चले जाएंगे। तो कांग्रेस का जो स्वभाव रहा इस पूरे सदन में, इस वजह से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष चर्चा को तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की भी है बार बार, और यही विश्वास उन पर अड़ नहीं रहा है कि कांग्रेस के लोग बात जो कहते हैं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जो मीटिंग में होता है स्पीकर के साथ बात होती है, क्योंकि सोनिया गांधी भी 2-3 दिन पहले जाकर मिली थी स्पीकर से उनके जन्मदिन के अवसर पे। ये वहां बात आप कर तो रहे, लेकिन आपका बात का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इस वजह से ये चीज नहीं चल पा रही है, क्योंकि सत्ता पर और विपक्ष के बीच में एक भरोसा होना चाहिए। और चूंकि राहुल गांधी को 13 पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे उनका मनोबल हाई है और वो लोग सोच रहे हैं कि इसी आधार पर इसको चलाया जाए आगे। संसद चले या ना चले, लेकिन उनको समर्थन तो मिल रहा है, कम से कम 13 पार्टी तो उनके साथ खड़ियां हैं।
सुधांशु जी आप बोले, फिर सपड़ा जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए सुधांशु, आप बात बोल रहे थे। सपड़ा जी ने जो बोला था उस पर एक मैं तथ्य कहना चाहूंगा। सितंबर के महीने के डिपॉजिट की बात कही थी, तो सितंबर में 3 चीजें थी। पहली बात, 7वें वेतन आयोग का जो धन दिया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार ने बैंकों में डिपॉजिट किया था। जिन लोगों को व्यक्तिगत मिलता है उसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं। आईडीएस स्कीम की आखिरी डेट क्या थी? 30 सितंबर। तो बहुत से लोगों ने उस स्कीम के तहत जो धन डिपॉजिट किया वो भी उसी में किया। और आपको यह भी समझना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न की भी जो एक हाफ ईयरली सबमिट किया जाता है वो भी 30 सितंबर के आसपास किया जाता है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर ही आपको इस विषय को सामने रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, राहुल गांधी जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि संसद में आप हाजिरी की बात कहते हैं। संसद की हाजिरी तो आप छोड़ दीजिए, विदेश में अगर सबसे ज्यादा हाजिरी किसी नेता की दिखाई पड़ती है तो श्री राहुल गांधी जी की। वो ज्ञान प्राप्त करने भी विदेश जाते हैं और ध्यान करने भी विदेश जाते हैं। फिर वहां से जो भी ज्ञान प्राप्त करके आते हैं फिर आकर यहां 1-2 झलक दिखा देते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि उनकी राजनीति की प्रक्रिया पूरी हो गई। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, आप अपनी सरकार की बात कहते थे, मैं पार्टी और सरकार दोनों की बात कह रहा हूं। याद करिए, देश को याद दिलाना चाहता हूं, कोयला घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो रिपोर्ट है वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं दिखाई जानी चाहिए। आपकी सरकार ने हलफनामा देके कहा कि हमने नहीं दिखाई, और जब सीबीआई को बुला के पूछा सर्वोच्च न्यायालय ने तो उसने क्या कहा? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बुलाकर यह रिपोर्ट देखी थी। अब जब न्यायालय नाराज हुआ, उसने कहा कि फाइलें दीजिए, तो आपने कहा फाइलें खो गई। इससे ज्यादा झूठ किसी सरकार के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय को भ्रमित करने के लिए कभी नहीं किया गया। और एक बात और कहना चाहूंगा भाई, मोदी जी के ऊपर आक्रमण करने का जो एक फोबिया है कांग्रेस के अंदर, उसका जो एक विभ्रम है कांग्रेस के अंदर, जो एक माया जाल कांग्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है, शायद कांग्रेस 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी पराजय के बाद उस चीज से बाहर निकल नहीं पा रही है, या यूं कहें कि उबर नहीं पा रही। सपड़ा जी बोलिए, इससे पहले मैं हितेश शंकर के पास जाऊं। बोलिए सपड़ा जी। देखिए, जिस तरह से सुधांशु जी कह रहे थे राहुल जी के बारे में, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, अरे कम से कम ये तो नहीं करते कि वो वहां से निकले काबुल से और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनके जन्मदिन के लिए वहां पर केक खाने के लिए उतर जाएं, और वही प्रधानमंत्री उस देश का जो हमारा दुश्मन है, और उसके बाद हमको पठानकोट मिलता है, उसके पहले हमको गुरदासपुर मिलता है, उसके बाद में नगरोटा मिलता है, पुलवाड़ा मिलता है, और तमाम सारे आपके प्रधानमंत्री अगर चले जाएं दुश्मन के यहाँ पर और वहां पर केक खा के आ जाएं, वो आपको चलता है। तो किस तरह की बेबुनियाद बातें सर, आपने कितने क्रिकेट मैच दिखाए, कितनी जियारतें करवाई हैं सर। सपड़ा जी, पुरानी बातों में ना जाइए, आज की बात पे रहिए ना। आप लोग इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं, संसद में भी यही करते हैं, टीवी पे भी यही करते हैं। आपने तो खुद ही मान लिया कि हम कुश्ती खेलना चाहते हैं। तो सुधांशु पुरानी बातों में, मैं तो दोनों को कह रहा हूं सर, मैं अकेले आपको थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो दोनों को कह रहा हूं कि भाई संसद में भी आप लोग यही करते हैं, टीवी पे भी आप लोग यही करते हैं। थोड़ा फैक्चुअल बात कर लीजिए ना सर। अब इस बात में पड़े रहे कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने गए थे तो बता के क्यों नहीं गए कि कहां जा रहे हैं। प्रवक्ताओं को पता रहता, कम से कम टीवी पे डिफेंड तो कर लेते। तो इसमें नहीं है ना सर, देश का कौन सा फायदा है इस बात में कि राहुल गांधी कहां छुट्टी मना रहे हैं? कोई फायदा नहीं है ना देश का इस बात में। इसलिए प्लीज वापस पॉइंट पे लाइए इस चीज को सर। डिमोनेटाइजेशन पे आप बता दीजिए ना, क्या बड़ा खुलासा आपके पास है, आप कर दीजिए यहाँ टीवी पे सर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए राहुल गांधी की, सारे चैनल लाइव काटेंगे सर। सर ये तो वो देश है जो कन्हैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सुना देता सर 2 घंटे टीवी पे। तो राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी के, उनको तो सुनाई देगा सर। तो राहुल गांधी जी को अगर 2 दिन और बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो जरूर मीडिया के सामने या जनसभा में बोलेंगे ही बोलेंगे। वो कोई बातें दिल में रखने वाली है नहीं, वो तो जनता के सामने उजागर करने वाली बातें हैं। जनता के सामने पर्दाफाश होना ही है, वो आज नहीं तो कल 2 दिन बचे हैं। हितेश शंकर, आपको लगता है राहुल गांधी पानी में पत्थर मार के टटोल रहे हैं, या वाकई उनके पास ऐसा कुछ है जिसका वो दावा कर रहे हैं सनसनीखेज है और वो बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा? वो यकीनन पानी में पत्थर मारना टटोलना यही सब तो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। एक उन्होंने ये देखा कि आक्षेप लगा के और भाग जाने की राजनीति पिछले कुछ समय में हिट हुई है, तो वो भी इसी राजनीति में फिट हो जाना चाहते हैं। परंतु मेरा एक सवाल है कि अब एक अच्छी बात हुई कि अभी प्रवक्ता ने बताया कि अगले 2 दिन और 2 दिन के बाद वो खुलासा करेंगे, ऐसा मानना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है। इसलिए मानना चाहिए कि अगर 2 दिन कुछ नहीं हुआ तो बड़ी सबूत सामने आएंगे। परंतु फिर भी बात यह है
कि जिस देश में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला और बाकी सब चीजों के लिए CVC, कैग, सुप्रीम कोर्ट सारे दरवाजे खुले हुए, अगर आपके पास चिंदी भर भी सबूत है और आप ठीक हैं तो दरवाजे तो इस देश में न्यायालय के आधी रात को भी खुल जाते हैं। आप कहां पर चल लहरा रहे हैं साहब? किसके सामने क्या बताना चाहते हैं? पूरा देश सुनना चाहता है। अगर इस बात में कोई तथ्य है तो वो तथ्य तो लाइए। ठीक है सर, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सपना जी से एक चीज दोबारा से पूछेंगे, क्या वाकई राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अब इस स्थिति में आ गई है कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को फॉलो करें, उसी रास्ते पर चले, हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करें, या फिर अगर राहुल गांधी के पास ऐसे सबूत हैं तो जैसा अभी हितेश शंकर ने कहा, क्यों नहीं सीधे अदालत ले जाते, अदालत के सामने रखते और प्रधानमंत्री को कटघरे में ले आते कि आपने ये गड़बड़ी की है, इसके लिए देश को जवाब दीजिए।